हाय फ्रेंड, आज हम आप लोग के लिए कक्षा 10वीं का जो हिंदी है गोदली भाग दो उसका सब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन आए जो श्रम विभाजन पहला चैप्टर है गद्यखंड का श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसका लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। इनका इस चैप्टर का आज हम कुछ जो क्वेश्चन है आंसर लाए हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को हम देखते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है। उससे पहले आप यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आप यदि इसका पिछले वीडियो नहीं देखें ऑब्जेक्टिव भी है ऑब्जेक्टिव का, और या इसका पिछला वीडियो आप नहीं देखें पार्ट 2 पार्ट 1 या और लेखक परिचय, तो जाकर देख लीजिएगा। बहुत ही आपको बेहतरीन तरीक़ा से एक्सप्लेन किया गया है। आपको पूरा मन ये बोरिंग लगने देने का कोई चांस ही नहीं कि आपको बोरिंग लगेगा। इस तरीक़े से पढ़ाया गया, आपको एक्सप्लेन कराया गया है और आपको बहुत कम समय में कंप्लीट कर दिए हैं चैप्टर को और अच्छे तरीक़ा से किए हैं, अच्छे एक्सप्लेन किए हैं। तो जाके देख लीजिएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव आप कर लीजिएगा। उसके बाद आप इसका सब्जेक्टिव है और इसमें सारांश भी आपको इसी में हम बता देंगे, ठीक है। इसमें सारांश भी जो देता है 5 नंबर में लिखने के लिए चैप्टर का सारांश, वो भी इसमें हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वो कौन सा क्वेश्चन है चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन ये आ गया। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि लेखक बोल रहे हैं क्या कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। बोल रहे हैं कि लेखक जो है वो किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है, ठीक है। तो चलिए उत्तर में देखिए कैसे लिखना हमको कि पूरा नंबर दे। तो बोलिए कि लेखक किस विडंबना की बात करें, तो लिखना लेखक जीत विडंबना की बात करते हैं। लेखक किस बात की बात करें, तो लेखक जीत विडंबना की बात करते हैं। वह इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं होने की विडंबना का स्वरूप है। कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा स्वरूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। क्या इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग पहला का आंसर करेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे कि लेखक जो है वो जीत की विडंबना की बात करते हैं। वह इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं होना विडंबना का स्वरूप है, ठीक है। इतना लिखना स्वरूप है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, इतना भी लिखें, नहीं तो आगे आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं कि कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा स्वरूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं सर, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि जातिवाद के पोषकों उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, ठीक है। क्या तर्क देते हैं चलिए देखते हैं। तो उत्तर में क्या लिखेंगे कि जातिवाद के पोषकों उसके पक्ष में तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है और जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए यह भी आवश्यक है, ठीक है। क्या बोलेंगे कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद के जो पोषक हैं, जो जातिवाद को मानते हैं, उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, तो उसके पक्ष में क्या तर्क देंगे। लिखेंगे जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है और जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए यह भी आवश्यक है, ठीक है। चलिए इस प्रकार से हम लोग आंसर करेंगे। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। बोल रहे हैं कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। तो क्या लेखक की इस पर आपत्ति थी जो तर्क दिया गया जातिवाद के पक्ष से, तो देखिए उसमें उत्तर क्या है। देखिए लिख रहा है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख प्रतियां हैं। देखिए आपत्तियां लिखना चाहिए, प्रतियां लिख दी। आपत्तियां हैं कि यह श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। यह पैसे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है, साथ ही मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पैसे में बांध भी देती है। क्या कहते हैं, बांध भी देती है, नहीं बांध देती है पैसे में, एक ही पैसे में बांध देती है कि नहीं,
वो जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें बताया था ना कि मनुष्य को उसमें बांट दिया जाता है कि तुम्हारा काम इसलिए है, तुम्हारा काम ये करो, तुम्हारा काम चप्पल सीना है, तुम्हारा काम बाल काटना है, तुम्हारा काम पूजा करवाना है, तुम्हारा काम रक्षा करना है। इस तरीके से सबका बांटा हुआ काम है, आप वही काम में बांध दिया जाता है, उसके अलावा आप दूसरा काम कर ही नहीं सकते हो। तो इस प्रकार से हम लोग चैप्टर में पढ़े थे। तो चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको कुछ भी आंसर देने में हिचक किसी नहीं, जरूरी नहीं है कि आप जो हम लिखें वही लिख सकते हैं, बस आपको समझा रहे हैं, समझ जाइए। आप अपने मन से भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत तरीके से क्वेश्चन लिख सकते हैं, बट यहाँ कंटेंट वही रहेगा जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है, ना कि क्वेश्चन पूछे ग्राम लिख देंगे रहीम, ऐसा नहीं, ठीक है। तो बस आप जिस तरीके से बना के लिख सकते हैं तो वही यहाँ पे बता रहा है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख प्रतियां है कि यह श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। यह पेशे से दोषपूर्ण निर्धारण करती है, साथ ही मनुष्य को जीवन भर क्या करती है, एक ही पेशे में क्या कहती है, बांध भी देती है। क्या करती है, एक ही पेशा में, क्या जीवन भर के लिए एक ही पेशा में बांध देती है कि तुम जीवन भर यही करो, चाहे तुम मरो चाहे जियो, तुमको यही करना है, ठीक है। तो इस बार से बांध देती ही वो क्या करते हैं, तर्क देते हैं जातिवाद के पक्ष में, ठीक है। तो देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं है कही जा सकती है। क्यों नहीं है कही जा सकती है। जाति जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं है कही जा सकती है। क्यों नहीं कही जा सकती, नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप चैप्टर पढ़े तो बताएंगे कि क्यों नहीं है, चैप्टर में बताए थे ना कि क्यों नहीं है। तो इस पार्ट से क्यों नहीं है, देखिए जाति क्यों नहीं, वो स्वाभाविक कैसे है। स्वाभाविक मतलब होता है कि जो मनुष्य की अपनी इच्छा हो, अपनी इच्छा से कुछ काम करे, उसकी जो रुचि हो काम करे, जिस वो उसके लिए लाइक करने लायक हो उससे काम करे। तो ये तो आज़ादी दी नहीं है, तो स्वाभाविक कैसे होगा। तो देखिए आंसर कैसे लिखना है कि जाति प्रथा सामाजिक समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप इसलिए कहीं नहीं जा सकती क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्तित्व का सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हर व्यक्ति को क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिसमें वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। बताए तो जो बताए वही है, इसमें कुछ नहीं है। जाति प्रथा सामाजिक समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप इसलिए नहीं कही जा सकती है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। क्या है, मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। तो अब मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है तो कैसे हम उसको बोलेंगे स्वाभाविक है। स्वाभाविक कैसे उसको बोलेंगे हम, हाँ स्वाभाविक नहीं बोलेंगे। जब उसका मन से होगा ही नहीं तो स्वाभाविक थोड़ी है। अब उसको समझो एक तरह से गुलाम जैसा रखा जा रहा है, तो स्वाभाविक कैसे, उसका स्वभाव थोड़ी हुआ, हाँ इससे तो हुआ नहीं। तो इसलिए आधारित नहीं है। कुशल व्यक्तित्व सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि वह हर व्यक्ति का क्षमता इस सीमा तक विकसित करे कि जिसमें वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव खुद करे और स्वयं कर सके। यानी इस तरीके से उसके अंदर अब इसके विकसित सीमा, उसके व्यक्तित्व का क्षमता की इस सीमा को विकसित कर सकते हैं कि वो जो भी अपने मन से उसकी जो इच्छा करे वो कर सकता है, वो अपने जो भी काम करना चाहे वो कर सकता है। इस तरीक़े से हम उसके मन में विकसित कर सकते हैं, ठीक है। तो यही स्वाभाविक इसलिए नहीं कहा जा सकता। बता दें कि इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उसके मन से अनुसार चुनने नहीं देता है काम, वो जो चाहता है वो करने नहीं देता है, तो स्वाभाविक नहीं हुआ। सिंपल में ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। आप जैसे बना के लिख दीजिए, बस लिखना रहेगा यही कंटेंट। क्यों नहीं, ये नहीं कि जो लिखना है वही लिखना है, बाकी आप शब्द जैसे भी लगा दीजिए। आपको बस हिंदी पढ़े होंगे तो आपको बिल्कुल, आप मेरा वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप जाके सारा वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपका भी कोई कन्फ्यूजन हो सब दूर हो जाए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं चौथा नंबर तो हो गया। आप 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्येक से कारण है कैसी बनी हुई है। कारण कैसी बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्येक यहाँ नहीं होना चाहिए, प्रत्येक से कारण कैसे बनी, प्रत्येक नहीं होना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए यहाँ पे। सॉरी देखिए मिस्टेक हो गया। प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष से कारण कैसी बनी हुई है। प्रत्येक से कारण कैसी बनी हुई है, तो एक प्रमुख और प्रत्येक से कारण कैसी बनी हुई है, ऐसा होगा। प्रत्येक या परोक्ष होगा, से कारण कैसी बनी हुई है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें हम कैसी बनी हुई है, जो देखिए इसमें उत्तर क्या है। तो इसमें देखिए हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्तित्व को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका
पैतृत्व पेशा ना हो, भले ही उसमें पूरा रंगत हो। इस प्रकार पर सब परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण बना हुई है। प्रत्यक्ष कारण बनी हुई। प्रत्यक्ष कारण कैसे हुई, कारण कैसे है? तो देखिए, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्तित्व को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। हिंदू धर्म की जो भी जाति हो ऐसा चुनने की अनुमति नहीं देती है। वो जो उसका पैतृक पेशा ना हो। पैतृक पेशा मतलब जो उनके पिताजी का जो पहले से जो उनका जो पुरखा ने करते आ रहा है वो पेशा उसका पिताजी नहीं करता हो, उसका बेटा चाहेगा हम ये पेशा करें, यही काम करें, तो काम नहीं करने देगा। जो उसका पिता कर रहा है वही उसका बेटा भी वही काम करेगा, उसको दूसरा काम करने नहीं देगा। ठीक है, भले ही वह हुआ पूरा रंगत हो या उस प्रकार पर सब परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में रोजगार, यदि इसको इसी पे रोका हुआ है, जकड़ा हुआ है कि तुम यही काम करो, इससे आगे मत करो, इसको तुम दूसरा काम नहीं कर सकते हो, जो तुम्हारे पिता करते वही तुम भी करो, इस तरीक़ा से इसको परिवर्तन न लाने की यानी कि इसको बदलाव न कर देकर की अनुमति देकर ये जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। अब जब उसको नहीं देगा कुछ करने का, जरूरी है कि बाप हम अब बैल जोत रहा है तो बेटा भी बैल हारे जोतेगा, कुछ और आगे करेगा ना। अब उसको करने दे ही नहीं रहो तो बेरोजगारी तो बढ़ेगा ही। तो इसी प्रकार से भारत में बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ठीक है, अब चलिए छठा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। छठा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं? लेखक जो आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या और किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं। आप चैप्टर नहीं पढ़े होंगे इसलिए आपको नहीं, आप चैप्टर पढ़ते हो आप फटाका बता सकते थे कि सर किसको मानते इसको मानते हैं, आप बता देते तुरंत। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा है कि आप वीडियो नहीं देखेंगे तो वीडियो जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। अब जाके उसको वीडियो को देखिएगा और सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और सारे दोस्तों को बताइएगा। ठीक है, तो चलिए, तो इसमें बोल रहा है लेखक, ये बोल रहा है लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या उन निर्धारित कार्यों को मानते हैं जिसे लोग अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। इससे स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से दृष्टि रहकर तालु काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। क्या बोलती है? लेखक आज के उद्योग को गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या उन निर्धारित कार्यों को मानते हैं जो निर्धारित कार्य मतलब जो निर्धारण किया गया है कि तुम यही काम करो, इसके अलावा तुम ये काम करो, तुम ये जात को हो तो तुम ये काम करो, इस तरीके से जो निर्धारित किया गया है जिससे लोग अरुचि के साथ केवल विवशतावश या रुचि मतलब कि जिसको मन नहीं लगता, उसकी रुचि नहीं है उस काम में, वो करता है और वो भी विवशतावश करता है, यानी कि उस पर टॉर्चर किया जा रहा है कि तुम यही करो, उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, तो विवश होकर वो काम कर रहा है। तो इस स्थिति को स्वभावतः मनुष्य के दुर्भावना से दृष्टि रहकर तालु काम करने और काम करने के लिए प्रेरित करती है। यही को मानते हैं लेखक कि ये क्या है, उद्योगों की गरीबी में उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या है। ठीक है, क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्हें काम करने के लिए नहीं दिया जाता है, दूसरा निर्धारित कर दिए जाते हैं। ठीक है, किसे मानते हैं? तो बस इसे मानते हैं जो कि निर्धारित किया गया है, जो कि आप दूसरा काम नहीं कर सकते, आप उसको ही आपको बांट दिया गया है कि आप ये काम, इस सब जाति को अपना अपना काम बांट दिया, इस तरीके से बांट दिया, इसलिए। और क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्हें काम करने व्यवस्था के साथ करते हैं, रुचि के साथ करते हैं, उनको मन नहीं लगता है फिर भी वो अपना काम करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हो गया। ठीक है, अब देखिए, आप समझ गए। अब देखिए 7वां नंबर में क्या बोल रहा है। 7वां नंबर में बोल रहा है कि लेखक ने पाठ में 3, यानी क्या बोल रहे हैं कि लेखक ने पाठ में 3 प्रमुख पहलुओं को जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। बताइए क्या दिखाया है? तो देखिए, लेखक ने पाठ में जाति प्रथा को श्रम विभाजन के पहलू से, आर्थिक पहलू से, तकनीक के पहलू से तथा लोकतंत्र के पहलू से भी एक हानिकारक प्रभाव का स्वरूप में दिखाया है। क्या दिखाया है? लेखक ने पाठ में जाति प्रथा को श्रम विभाजन के पहलू से, आर्थिक पहलू को तकनीक के पहलू से और लोकतंत्र के पहलू के से भी एक हानिकारक प्रभाव स्वरूप में दिखाया है। ठीक है, बस इतना ही लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब बोल रहा है 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहे हैं, इसमें थोड़ा सा बड़ा है तो आपको ये सब 5 नंबर में आने वाला है, 5 नंबर भी आ सकता है, 2 नंबर में पूछ देगा, कोई इसमें डिपेंड नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आप बस जैसे पूछेगा उसके अकॉर्डिंग आप लिखिएगा। ठीक है,
बोला है सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने 3 विशेषताओं की आवश्यकता माना है। किसको? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना यानी सच्चे जो लोकतंत्र है उसको स्थापना करने के लिए लेखक ने कितनी विशेषताओं को आवश्यकता माना है? 3 की, यानी कि 3 विशेषता ऐसा जो वो रहेगा तो ही सच्चा लोकतंत्र कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है लोकतंत्र और कैसे हमको आंसर इसका देना है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखिए बोला है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने यह आवश्यक माना है कि समाज में यह गतिशील होनी चाहिए। समाज में क्या होना चाहिए? गतिशील, यानी कि माने होते रहना चाहिए। मतलब कि समाज में क्या होना चाहिए? आपस में सब मेल जोल, गतिशील यानी कि काम होते रहना चाहिए, जिससे कोई भी वंचित परिवर्तन समाज के लिए छोर से दूसरे छोर तक संचरित हो सके। ऐसे समाज के बहुविधि या हिंदुओं में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवन कार्य की क्या है? एक कृति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा वर्तमान का भाव को कैसे रखें। ठीक है, तो देखिए जो बोल रहे हैं कि सच्चा लोकतंत्र की स्थापना लेखक ने यह आवश्यक माना है। क्या, किसका माना है? तो समाज में गतिशील होनी चाहिए। पहला क्या? पहला समाज में क्या होना चाहिए? गतिशील होना चाहिए। गतिशील मतलब कि उसमें काम होते रहना चाहिए। आगे की ओर जो इन्हें कि रुक जाओ सब अवस्था में अपना घर में जाकर सो जाओ, ऐसा नहीं। समाज में कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए। ठीक है, जिसमें कोई वंचित परिवर्तन समाज के लिए छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो, यानी कि जिसमें कोई भी वंचित परिवर्तन यानी कोई भी परिवर्तन हो जो कि समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित होने चल रहा हो, इससे दूसरे छोर तक चल सके। ऐसा समाज बहुविधि ही हिंदुओं में सबका भाग होना चाहिए। इसमें ऐसा समाज जिसमें बहुविधि यानी बहुत सारे लोग को इसमें क्या होना चाहिए? हिंदुओं को भी सब में इसमें भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा रक्षा प्रति और जगत रहना चाहिए। रक्षा प्रति क्या होना चाहिए? सजग रहना चाहिए। सजग मतलब उसके मतलब कि उनके जब यदि कुछ होता है तो उनके लिए क्या? उनके लिए हम लोग तुरंत वहाँ पे मौजूद हो जाएंगे। उसको यदि कोई दिक्कत होता है तो उसकी समाधान निकालेंगे। यदि उनको कोई टॉर्चर करता है तो क्या करेंगे? उनको हम समझाएंगे और उनको हम रक्षा करेंगे, किस तरीके से उन पर कोई आँच ना आए। ठीक है, इस तरीक़े से लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवन कार्य की एकीकृत तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का नाम है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र है ये मूलतः क्या है? सामूहिक जीवन यानी सब लोगों का जो जीवन कार्य है जो गुजरता है उसकी एकीकृत तथा समाज में सम्मिलित अनुभव हो, यानी समाज में जो अनुभव होता है यानी सबका जो अपना अपना राय विदाय होता है, जो अपना वो राय देता है वो अपना राय देता है, वो उसका राय लेता है वो उसका राय देता है, यानी आदान प्रदान का नाम है, जो आदान प्रदान का नाम है। इसे जैसे हम लोग किसी सरकार के लिए कुछ यदि हम मोर्चा खड़ी करते हैं तो एक आदमी उठ के तो अति नारा लगा देंगे या फिर आंदोलन करेंगे तो कुछ सरकार मानेगी नहीं। क्या इसके लिए पूरे लोग को लोकतंत्र बोलता है कि भारत मेरा लोकतंत्र देश है। तो लोकतंत्र यानी पूरे लोग जब एक जगह मिल के इकट्ठा होकर वो जब रैली करते हैं या फिर आंदोलन करते हैं तब उनकी मांग को पूरी कर दी जाती है, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र का राज है। तो लोग जो जनता लोग कहेगा वही, लेकिन एक जनता कहेगा थोड़ी ना, बहुत सारे जनता के अपना अनुभव करता है कि हाँ ये चीज़ होना चाहिए ये चीज़ नहीं होना चाहिए, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो उसके बाद इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों को प्रति श्रद्धा वर्तमान का भाव रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? श्रद्धा प्रति का भाव भी होना चाहिए। ये नहीं कि अपने साथियों के साथ वो नीचा जाती है वो ऊँचा जाती है तो उसको बोला है तू हट साइड हो, तुम साइड हो, हम ऊँचा जाते हम आगे आएंगे तुम पीछे हो, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। सबके एक साथ प्रेम एक समान मानना चाहिए, एक प्रेम साथ रहना चाहिए, तभी साथ देगा आपको। आप उसको बोलिए ऐसे तो आपको साथ देगा? कभी नहीं देगा। तो क्या एक सब जब तक एक साथ नहीं रहे जब तक कुछ नहीं होगा आपका। लोकतंत्र तो है नहीं जब आप अलग अलग रहिएगा। तो लोकतंत्र मतलब कि सबका अनुभवों का आदान प्रदान करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से सबके साथ श्रद्धा वर्तमान का भाव रखना चाहिए, सबके प्रेम से बात करना चाहिए सब साथियों के साथ, चाहे नीच जात का रहे चाहे उच्च जात का रहे। ठीक है, अब देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन में है कि ये देखिए 5 नंबर में पूछता ही है, मतलब कोई भी पार्ट का दे देगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही पार्ट का आपको देगा। ठीक है, लेकिन आप सारांश थोड़ा सा याद कर लीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपका 5 नंबर आ जाएगा आपके हाथ में। ठीक है, तो चलिए देखिए सारांश किस तरीके से लिखना है ये आपको इसमें पता चल जाएगा। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखे। दूसरे के शब्द में नहीं लिखना है, दूसरा का शब्द में नहीं लिखना है, बुक से छाप देना नहीं, उसमें जाके लिख देना है। बुक में जो लिखा वही नहीं छाप देगा, 2 लाइन छोड़ छोड़ के 2 लाइन छोड़ छोड़ के अपने शब्दों में लिखना है। यानी कि हम जो पूरा कहानी को पढ़ें तो हमको पूरा कहानी में क्या समझ में आया, क्या क्या कहानी को बताएगा उसको संक्षेप में लिखना है, यानी छोटा करके लिखना है। ठीक है,
तो उसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? तो चलिए देखते हैं उसको हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अपने शब्दों में लिखना है, अपने मन से लिखना है। ठीक है, बट लिखना शुरू में ये खाली लाइन जोड़ देना कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक लिखना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 से, देखिए इसमें छूट गया लेकिन इतना आप ऐड कर दीजिएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 से गद्य खंड का शीर्षक 1 से पाठ का शीर्षक 1 से लिया गया है, जो कि संविधान निर्माण और गरीब के मसीहा बाबा भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसमें ऐसे इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, और ऐड कर दीजिए उसके बाद श्रम विभाजन जाति प्रथा शीर्षक पाठ से ऐसे भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं, आपको मर्जी। ठीक है, पाठ संविधान निर्माता और गरीबों के मसीहा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा गया है। प्रस्तुत पाठ को लेखक ने हमारे समाज में फैलाई हुई बुराई जाति प्रथा को बताने के लिए लिखा है। ठीक है, अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, ये नहीं बुक वाला, हम देखो इसमें बुक में कुछ ऐड किए हैं, सब अपने मन से लिखें, जो समझे वो लिखना है। ठीक है, लिखा है वह कहते हैं कि जाति प्रथा को लोग श्रम विभाजन का रूप मानते हैं। यह कतई ठीक नहीं है। अगर जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप है तो कोई जाति ऊंची और कोई जाति नीची कैसे है? बताइए, जब ऊंचा है तो नीचा तो कैसे है? ठीक है, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन कहीं से ठीक नहीं है, क्योंकि इसके अनुसार जिस जाति में जन्म लिया उससे पैसे को करने पैसे को करने, सॉरी पैसा नहीं, पैसे को करने की, पैसे मतलब जो हम काम करते हैं, जैसे कि किसान, तो किसान क्या है? पैसा है। ठीक है, उसी तरीके से और भी काम को क्या है? पैसा करने की मजबूरी क्या होता है? मजबूरी होती है, चाहे उस कार्य की जानकारी है या नहीं है, यह भी नहीं कहीं से उचित नहीं जाना पड़ता है। इससे क्या है? इससे भी कहीं से उचित नहीं लग रहा है कि इसमें क्या है कि आपको जानकारी हो उस काम के बारे में या ना हो, आपको वही काम करना है तो वही काम करना है। ठीक है, ये बोल रहा है कि जाति प्रथा विकास में भी बाधक है। क्या है? जाति प्रथा क्या है? विकास में बाधक है नहीं। आप देख रहे हैं कि जब कुछ हुआ से एक ही चीज़ में लटकल रहेगा तो विकास करेगा कैसे? आगे बढ़ेगा कैसे? जब एक ही चीज़ में सब दिन लटकल रहेगा तो आगे बढ़ेगा नहीं? बढ़ेगा। तो जाति प्रथा क्या है? विकास में भी बाधक है, क्योंकि इसके कारण मनुष्य को प्रतीक पेशा को करने की मजबूरी है। अगर आदमी को मन के लायक काम नहीं मिलेगा तो उदासीन मन से काम करेगा, जिससे विकास प्रभावित होगा। इससे मनुष्य को आज भी कम होगी। क्या होगी? मनुष्य को आज भी कम होगी, मतलब कि जो विकास प्रभावित होगा उससे क्या, मनुष्य का आज भी कम ही होगी। मनुष्य का विकास तो करेगा नहीं, तब एक ही काम में लटका ले रहेगा तो। ठीक है, इसी प्रकार से अब देखिए आगे में क्या है। आगे में है, अंतः में लेखक कहते हैं कि जाति प्रथा हर दृष्टिकोण से गलत है। श्रम विभाजन योग्यता के आधार पर होगा तो लाभ ही लाभ होगा। जाति प्रथा की समाप्ति से एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, जहां कोई उच्च और नीच नहीं होगा, तभी प्रेम से सब लोग रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये है। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, आप यहाँ से ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो इसीलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। तो श्रम विभाजन इसलिए क्या बोले, जब तक आप लोग सब एक समान एक साथ सब मिलजुल कर नहीं रहेगा तब तक आप लोग शांति से नहीं रहेंगे, खुश से नहीं रहेंगे। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट हो गया। यहाँ से दूसरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से क्या कीजिए, दूसरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इस पर से आप दूसरा स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, तो अब बस इस तरीके से आप बने रहिए मेरे साथ। बहुत सारे हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, और फिर साथ में साथ पढ़ाएंगे भी, रिवीजन भी, एक्सप्लेन भी, लाइन बाय लाइन करेंगे। चलिए, आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब देखिए यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आपके लिए देखिए इतना मेहनत करना पड़ता है आपको वीडियो बनाने के लिए, तो आप बस इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स सब सारे में फैला दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ये प्रूफ होगा, ये पता चलेगा तब कि ये चैनल कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जब आप क्या कीजिएगा, जब आप बोर्ड एग्ज़ाम में बैठिएगा, जब आप कहाँ बैठिएगा, बोर्ड एग्ज़ाम में बैठिएगा ना,
बोर्ड एग्ज़ाम में बैठिएगा तब आपको पता चलेगा कि ये मेरा चैनल क्या था, वरदान साबित हो जाएगा आपके लिए। ये चैनल आपके लिए एग्जाम में वरदान साबित होगा। बस आप इस चैनल पर बने रहें। आप इस चैनल को जितना जल्दी सब्सक्राइब कीजिए उतना जल्दी हम आपके लिए लाइव क्लास लेकर आने वाले हैं। बस आप इसके लिए आपको चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करना होगा ताकि हम आपके लिए लाइव क्लास लेकर आएँ और भी सब्जेक्ट का। ठीक है, चलिए आपको यदि व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप मेरा नंबर पे हाई कीजिएगा, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, मेरा व्हाट्सएप नंबर कितना है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 62 18 84 735। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर हाई कीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। कुछ दिन लगेगा, ये नहीं कि अब जैसे हाई कीजिएगा तुरंत आपको ऐड कर दिया जाएगा, लेकिन हम ऐड कर देंगे। ठीक है, कुछ टाइम लगेगा लेकिन आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, आप इस नंबर पे हाई कर सकते हैं किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो। चलिए, इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।